हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स के अध्याय 2 यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले इस चैप्टर से बनने वाले ऑप्शंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए नज़र डाल लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, यानी बहुपद रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की परिभाषा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पदों के प्रकार कि वो चर पद है कि अचर पद है। फिर हम पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा कि बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, उसकी शर्तें क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे बहुपद व समीकरण में अंतर कि बहुपद किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। और अंततः हम पढ़ेंगे शून्य की परिभाषा कि शून्य किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे ऑप्शनल यानी एमसीक्यू बनाने में हमारी मदद करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं और हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट डाल लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा आती है हमारी रैखिक बहुपद की। बहुपद क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये चर की अधिकतम घात क्या है, तो आगे आके समझ में आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x + 7, y + 9, z-7। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं ये 2x + 7, y + 9, z-7, इसमें जो x, y और z है ये सभी क्या हैं, हमारे चर हैं। आगे के वीडियोस में जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। चलते हैं हमारी दूसरी परिभाषा की ओर, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वे बहुपद कहलाते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे x² + 8, y² + 7y + 2, z² - 8, या कोई भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल करके दिखाए हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि x, y, z क्या है, यहाँ पर चर हैं, है ना दोस्तों। त्रिघात, यहाँ पर ये जो दोबारा द्विघात लग गई है इसे त्रिघात कर लीजिएगा। त्रिघात वे बहुपद कहलाते हैं जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो, तो उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल x³ + 8, y³ + 7y² + 2y + 9। एक और एग्जाम्पल है z³ - 8। अब दोस्तों यहाँ पर आपने बहुपद की 3 परिभाषाओं को जाना, जिसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक कौन होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। द्विघात कौन होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। और त्रिघात बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। देखिए दोस्तों, रैखिक बहुपद में जो आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे उसमें मैंने x कितने हैं? 1 है। अब x 1 है तो उस पर घात कोई चढ़ाएंगे क्या? नहीं चढ़ाएंगे, तो उस पर घात कितनी होगी? 1 होगी। तो 2x प्लस में क्या लिखा है? 7। 7 क्या है? अचर है। 2x क्या है? चर है। आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि x यानी एक चर है और ये जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। बहुपद क्या कहलाता है आगे जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है y + 9। यहाँ y के बाद तुरंत 9 है, y की पावर कितनी है? 1 है, z की पावर कितनी है? 1 है। तो ये कहलाते हैं एक चर वाले रैखिक बहुपद। दो घातों वाले द्विघात बहुपद, जैसे आप x की पावर 2 देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, बहुपद में घातों को घटते क्रम में रखा जाता है, यानी x की घात यदि 2 है तो यदि अगला पद, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है x² + 8, यहाँ पर x² + 8 के साथ भी एक x लिख सकते थे, यानी x की घात 2 फिर x की घात 1 फिर x वाला पद नहीं आता। ऐसे स्क्वायर वाले पद में क्या होते हैं? 3 पद होते हैं, है ना। अधिकतम 3 पद हो सकते हैं जिसमें 2 चर और 1 अचर। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है y² + 7y + 2। आप ये देख पा रहे होंगे कि y की पावर 2 है, फिर मैंने y का एक घात वाला पद लिया, फिर मैंने एक अचर पद लिया 2। ये कहलाता है बहुपद के रखने का क्रम। यानी आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले घात 2 है, फिर घात हुई 1, फिर घात हुई 0। z में देखिए z² - 8, मैं चाहता तो z एक सिंगल z भी लिख सकता था, यानी z² - 8z - कुछ
या प्लस कुछ भी संख्या लिख सकता था। इस प्रकार से बहुपद लिखे जाते हैं। तीसरे की ओर चलिए, तीसरे में घात 3 है तो 4 पद हो सकते हैं, यानी कि x की घात 3, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर कोई अचर पद यानी कोई संख्या लिखी जाएगी, है ना दोस्तों। तो ये रैखिक द्विघात और त्रिघात की परिभाषा आपके सामने हुई स्पष्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों अब अगली स्लाइड में हम समझ लेते हैं कि चर किन्हें कहते हैं। चर जो मान बदलते रहते हैं। मान बदलने का मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसी संख्याएं, जैसे अभी लिखा था 2x, फिर लिखा 7x, फिर लिखा 8x, तो आप देख रहे हैं x के साथ जो संख्या है, क्योंकि x के साथ जो 2, 7 और 8 आप देख पा रहे हैं, ये संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, गुणा में हैं। ये कहलाते हैं इनके गुणांक, यानी x का गुणांक 2, x का गुणांक 7 और x का गुणांक 8। तो आपने देखा कि x के साथ ये संख्या बदलती रही, तो इस पूरे टर्म को, यानी इस पूरे पद को, 2x को, 7x को, 8x को, इनको बोलेंगे क्या, चर, है ना दोस्तों। ये कहलाते हैं चर। अब हम पढ़ेंगे अचर के बारे में। अचर क्या होते हैं, यानी कि जो मान कभी नहीं बदलते। यानी आप ऊपर देख रहे हैं 2x, 7x, 8x, इसमें जो 2, 7 और 8 है, ये क्या कहलाएंगे, अचर संख्याएं कहलाएंगी, है ना। क्योंकि वो 2 के साथ x लिखा है तो वो पूरा पद चर कहलाएगा। पर जो अचर क्या है, अचर वो क्या कहलाएंगी, संख्या कहलाएंगी, 2, 7 और 8, ये कहलाते हैं अचर। तो हमने अभी चर और अचर के बारे में डिटेल से समझा, और आप पिछली कक्षाओं में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, है ना दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। देखिए, हम पढ़ते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। अब आपको लग रहा होगा सर बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है बच्चों, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसके पहले समझाऊं, मैं आपको बता दूं कि बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें चर और अचर दोनों का सम्मिश्रण रखा जाता है, उसे ही बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। अब बहुपद किसे कहते हैं, उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कब कहेंगे, तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र हो। इस स्वतंत्र कहने का मेरा मतलब है कि जो संख्याएं होती हैं वो कैसी हो, जो चर पद हो वो स्वतंत्र हो। जैसे 2x प्लस 6z⁻³ प्लस 4y² प्लस 8y प्लस 9। अब आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों पदों में 2x, 6z³ प्लस 4 या 4y² प्लस 8y प्लस 9, ये तीन आपको उदाहरण दिए हैं, ये सभी कहलाएंगे बहुपद। बहुपद क्यों कहलाएंगे, क्योंकि चर क्या है इसमें, 2x, चर क्या है इसमें, z, 6z⁻³ 4y², 8y, ये सभी क्या है, चर पद कहलाते हैं। और ये चर पदों पर ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए, और ये कभी रूट में नहीं होने चाहिए। ये कहलाती है इसकी शर्त बहुपद होने की, तभी इन्हें बहुपद कहा जाएगा, है ना दोस्तों। आइए इसे और अच्छे से समझें। जैसे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल लिखा है 6x² प्लस √5x प्लस 7। अब इस उदाहरण से आप समझ रहे होंगे कि इसमें कुल 3 पद हैं, यानी 6x² एक पद, √5x दूसरा पद और 7 तीसरा पद। इसमें कुल 3 पद हैं, इसलिए इसे त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। इसलिए जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो उसे द्विपदीय, और जिसमें केवल 1 पद हो उसे एक पदीय व्यंजक बोला जाता है। ये आपको बेस में ध्यान रखना है, अर्थात जिसमें जितने पद उसको उतना पदीय व्यंजक बोलते हैं। कभी 4 पद भी हो सकते हैं तो उसे चतुर्पदीय बोलते हैं। एग्जाम्पल है 6x² प्लस √5x प्लस 7। इस उदाहरण में आपने देखा कि इसमें रूट जो है किसके साथ लगा है, केवल 5 के साथ लगा है, और 5 क्या है, एक अंक है, और अंक कैसा होता है, अचर होता है। x क्या है, चर है। तो हमारी परिभाषा कहती है कि चर कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, और इस व्यंजक में चर कौन है, x है, और x जो है स्वतंत्र है, तो इसे बहुपद कहेंगे। तो ये हो गई बहुपद कहलाने की पहली शर्त। अब चलते हैं बहुपद कहलाने की दूसरी शर्त पे, यानी चर की घात कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात ऋणात्मक होने से मेरा तात्पर्य क्या है, इसको समझिए। एग्जाम्पल लेते हैं 6x² प्लस √5x की पावर -2 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड टर्म है, जो दूसरा पद है, उसमें √5 है, x की पावर कितनी है, -2 है। अब ये -2 यानी ऋणात्मक घात है, तो इस उदाहरण में आपने देखा कि x की घात कैसी है, -2 है।
यानी ऋणात्मक है, और चर की घात ऋणात्मक होने पर उसे बहुपद नहीं कहा जा सकता। तो देखिए दोस्तों, आपको केवल दो बातें याद रखनी है। देखिए दोस्तों, आपको केवल दो बातें याद रखनी है। क्या? पहली ये कि चर पूर्णतः स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होने का मतलब है जो चर है यानी एक्स वाई जेड है, कुछ भी अल्फाबेट जो ABCD का लिया हो, वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए एक, और उस पे ऊपर घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए दो। ये दोनों शर्तों का यदि कोई बीजीय व्यंजक पालन करता है तो उसे बहुपद कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात कर लेते हैं समीकरण और बहुपद में अंतर की। अक्सर बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है कि सर, समीकरण और बहुपद कैसे कहते हैं? तो देखिए, मैंने एक तरफ यहाँ पर लिखा रखा है समीकरण और इस तरफ लिखा है बहुपद। जैसा कि आप समीकरण के नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ एक समीकरण लिखा है 3x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बहुपद के नीचे वही चीज लिखी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि समीकरण में दो पक्ष हुआ करते हैं, एक LHS और एक RHS, आप भली भांति जानते हैं। परंतु बहुपद में दो पद नहीं होते, दो पक्ष नहीं होते, एक ही पक्ष होता है। यानी कि 3x² प्लस 7x माइनस 8, इसको क्या कहेंगे? केवल बहुपद कहेंगे, है ना दोस्तों। आप इस उदाहरण को देखिए, 3y³ प्लस 6y² माइनस 8y प्लस 9। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि 3y³ प्लस 6y² माइनस 8y प्लस 9 ये चार पद हैं, इसलिए इसे चतुर्पदीय व्यंजक बोलेंगे। इसमें चर है y, रूढ़ में नहीं है, घात ऋणात्मक नहीं है, इसलिए इसे बहुपद भी बोलेंगे। सबसे बड़ी घात है इसकी 3, इसलिए त्रिघात वाला इसे चतुर्पदीय व्यंजक बोलेंगे, यानी बहुपद बोलेंगे। और इसमें से यदि 0 हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बहुपद बन जाएगा, है ना। तो यदि 0 लगा है तो समीकरण, और 0 नहीं लगा है तो बहुपद बोलेंगे। ऐसा आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखना है। तो ये हुआ दोस्तों समीकरण और बहुपद में अंतर, है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बहुपद समझ लेने के बाद अब हमारी बारी है परमेय व्यंजक के बारे में समझने की। परमेय व्यंजक किसे कहते हैं? परमेय व्यंजक का मतलब होता है, जैसा कि परमेय संख्या से आप जानते हैं, कि जिसके अंश व हर दोनों में क्या हो? बहुपद हो। अब परमेय का मतलब होता है जिसका एक अंश और एक हर हो, और व्यंजक का मतलब एक ऐसा व्यंजक जिसके अंश भी बहुपद हो और हर दोनों बहुपद हो, उसे परमेय व्यंजक कहते हैं, है ना। अब देखिए कैसे, इसको आप समझने की कोशिश करिए। उदाहरण लीजिए, उदाहरण में लिखा है 5x² प्लस 7x प्लस 8, और इन सब के बटे में क्या है? 3x। तो आप देख पा रहे होंगे 5x² प्लस 7x प्लस 8, ये क्या है? एक बहुपद है, यानी अंश क्या हुआ? बहुपद हुआ। और इन सब के बटे में क्या है? 3x। तो 3x क्या है? एक 3x भी क्या है? ये एक चर है, एक चर है और एक पद वाला। ये कौन सा है? रैखिक। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो अंश और हर जब दोनों बहुपद हों, ठीक है, जब अंश और हर दोनों बहुपद हों तो वो कहलाता है परमेय व्यंजक। दूसरा उदाहरण देखिए, 8x² प्लस x प्लस 8, और इन सब के बटे में कितना है? 3। 3 क्या है? 3 के साथ कोई चर नहीं है, लेकिन ऊपर अंश बहुपद है तो नीचे भी हर जो है उसे 3 अकेले को भी बहुपद माना जाएगा, और इसे भी परमेय व्यंजक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो परमेय व्यंजक की परिभाषा स्पष्ट हुई। जिसका अंश और हर दोनों बहुपद हो वो कहलाता है परमेय व्यंजक। अब चलते हैं आगे। लिखा है परंतु 7y² प्लस 7y माइनस 12 अपॉन में इन सभी के y² माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ y न बहुपद है न परमेय व्यंजक। अब आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 7y² प्लस 7y माइनस 12, ये तो बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। लेकिन बटे में क्या है? जो हर है, अंश तो बहुपद है परंतु हर बहुपद नहीं है। जब हर बहुपद नहीं है तो इसे परमेय व्यंजक भी नहीं कहेंगे और बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बहुपद में हर नहीं होता, इसलिए बहुपद क्या होता है? सिंपल होता है। जैसे लिखा है, मान लो 7y² प्लस 7y माइनस 12, ये तो बहुपद है। पर बटे में कोई चीज है, भले ही एक क्यों ना हो, तो फिर वह परमेय व्यंजक की श्रेणी में चला जाएगा। अब परमेय व्यंजक की श्रेणी में चला गया तो उसे अब क्या है? परमेय व्यंजक की शर्त पूरा करनी पड़ेगी, यानी अंश और हर दोनों बहुपद होना चाहिए, तब जाके वो परमेय व्यंजक होगा, है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बटे में लिखा है तो बहुपद तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुपद की शर्त से वो आगे निकल गया।
अब बटे में लिखा है दोनों पद बहुपद नहीं है तो फिर वो परिमेयक भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अंश और हर दोनों बहुपद हैं तो ही वो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ये ना तो बहुपद है और ना ही परिमेय व्यंजक है ना दोस्तों। अब आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, शून्यक। शून्यक के बारे में आपको बता दूं कि किसी बहुपद में चर, चर मतलब एक्स वाई या जेड का वह मान जिसे चर के स्थान पर रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य कहलाता है। ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है विकल्प में, एग्जाम में। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण लीजिए, है ना, उदाहरण के माध्यम से शून्य को समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है 2x-10। अब देखिए 2x-10 कितने पद है, इसमें दो पद हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्विपदीय बोलेंगे। x अकेला क्या है, एक चर है, इसलिए इसे एक चरीय बोलते हैं। अच्छा, x की घात कितनी है, एक है, अधिकतम घात कितनी है, एक है, इसलिए इसे रेखीय बोलेंगे। तो इसका जो एड्रेस होगा, इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, रेखीय द्विघाती या रेखीय द्विपदीय बहुपद कहलाएगा, है ना दोस्तों। अब इसमें आपने देखा कि ये क्या है, बहुपद है हमारा, तो जिसमें हमने लिखा है जिसमें x का मान यदि हम 5 रखें, अब x क्या है, चर है, और बहुपद शून्य की परिभाषा क्या कहती है, चर का वह मान जिसको चर के स्थान पर रख देने से बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए जब हमने x का मान 5 रखा तो हमें क्या मिला, 5 दूना 10 और -10, 10 - 10 बराबर 0, अतः 5 हमारा क्या होगा, शून्य होगा। यानी जिस मान ने उस बहुपद को शून्य कर दिया वह कहलाएगा हमारा शून्य, है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध से संबंधित एक सूत्र पढ़ने की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपके जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें पहला सवाल यही है, शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच हमें संबंध सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। अब संबंध सत्यापित के लिए आपको दो फॉर्मूले सीखने होंगे। पहला क्या है, शून्यकों का योग एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो पहला जो सूत्र है उसका नाम है शून्यकों का योग, जिसका मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a के रूप में भी लिखा गया है। इन दोनों फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, एक को लिखा गया है जेन्युइन भाषा में, एक को लिखा गया है अल्फाबेटिक भाषा में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहला सूत्र हो गया आपका शून्यकों का योग। अगला सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर राशि बटे x² का गुणांक। ये दोनों सूत्र आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य को गुणनफल मतलब शून्य कौन है, अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, c/a। c क्या होगी, अचर राशि होगी, और a क्या होगा, x² का गुणांक होगा। ये धीरे धीरे आपको आगे जाकर वीडियो में समझ में आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, एक और महत्वपूर्ण सूत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है वो होता है x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। अब आपको लग रहा था सर कि बहुपद में बराबर 0 क्यों हुआ, ये बराबर 0 इस तरफ वाला नहीं है, बराबर 0 आगे वाला है जो मैंने यहाँ लिखाकर दिखाया है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसी सूत्र को इस नाम से भी जानते हैं, क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जी हाँ दोस्तों, इसको इसी नाम से जानते हैं, और इसको अल्फाबेटिक भाषा से भी जानते हैं, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है, प्लस का चिन्ह है तो योगफल है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा कौन है, शून्यक है। इस प्रकार से आप तीनों सूत्रों को ध्यान में रखिएगा, आगे जाकर ये काम आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इसी कॉन्सेप्ट को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारे ऑप्शनल यहाँ से बन जाएंगे। इसके बाद चलेंगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने की ओर। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने प्रश्नावली 1.2.1 यहाँ पर निकाल ली है, आप सभी भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इसमें जो पहला प्रश्न लिखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px मतलब कौन,
एक ऐसा बहुपद जिसका चर कौन है, एक्स है, के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको 6 आकृतियां दिखाई दे रही होंगी, है ना दोस्तों, और ये सब भी दिख रहा होगा कि ये सभी काय पे बने हैं, ग्राफ पर बने हुए हैं। अब आप जानते हैं कि ग्राफ में जो क्षैतिज क्षैतिज मतलब आड़ी रेखा जिसे एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे वाई अक्ष बोलते हैं। बीच में होता है शून्य, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जैसे एक दूसरे को जहां काटे उसे बोलते हैं ओरिजन यानी केंद्र, और वहां पर मान होता है कितना, शून्य। वाई का मान भी शून्य और एक्स का मान भी शून्य। शून्य के दाईं ओर यानी एक्स की तरफ चलें तो प्लस की वैल्यू होती है, और शून्य के बाईं ओर चलें तो माइनस की वैल्यू होती है। ऊपर की ओर चलें तो प्लस की वैल्यू, नीचे की ओर चलें तो वाई की माइनस की वैल्यू होती है, ऐसा आप जानते हैं। अब इस सवाल में आपको क्या करना है दोस्तों, इस सवाल में आपको ये बताना है कि कितने शून्यक हैं, है ना दोस्तों। अब शून्यक आपको कैसे निकालना है, बड़ा आसान है। आपको पहली आकृति में कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही, एक लाइन दिखाई दे रही है जो वाई अक्ष को काट रही है, ठीक है भाई। दूसरी आकृति में आपको एक सर्पलाकार आकृति बनी दिखाई दे रही है जो एक्स अक्ष को एक जगह पर काट रही है। तो आपको बस इतना ही बताना है कि एक्स अक्ष को कोई लाइन कितनी बार काट रही है। जैसे आपको दूसरी आकृति में देख पा रहे होंगे, एक्स अक्ष को आपकी जो लाइन है वो केवल एक बार काट रही है, यानी इसकी शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तीसरी आकृति में देखेंगे तो इसमें कितनी कितनी बार काटा गया है, दो बार, एक दो बार दाहिनी ओर और एक बार बाईं ओर। शून्य के दाहिनी ओर दो बार और शून्य की बाईं ओर एक बार एक्स अक्ष को काटा गया है, तो इसमें 3 शून्य होंगे। चौथी आकृति में देखिए, शून्य के बाईं ओर दो बार काटा गया है, इसलिए इसमें 2 शून्य होंगे। तीसरी आकृति, पांचवी आकृति में देखिए तो 2 बार इस तरफ और 2 बार इस तरफ, कितनी बार काटा गया है, कुल 4 बार आता है। इसमें कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। और पांचवी आकृति में देखिए केवल 1 2 और 3 बार काटा गया है, इसलिए इसमें कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। इसे हल कैसे करना है, आपको नोट्स कॉपी में कैसे बनाना है इसको देखिए, हम बारी बारी करके इसके आंसर निकालेंगे। पहली आकृति देखिए, पहली आकृति में आपको लिखा है, प्रश्न आपने पढ़ा ही रखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए, और आकृति 2.10 में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। आपको आकृति बना लेनी है कॉपी में, या ना भी बनाएंगे आप समझ लीजिएगा, उसके आंसर सीधी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है px के शून्यकों की संख्या शून्य है। अब शून्य क्यों है, क्योंकि x अक्ष को कोई लाइन नहीं काट रही है, तो आपको क्या लिखना है, क्योंकि ग्राफ एक्स रेखा के अक्ष को नहीं काटता है। ठीक है दोस्तों, है ना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटा है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। उत्तर कैसे लिखेंगे, आप नीचे देख पा रहे होंगे। उत्तर लिखा है px के शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बार काटता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनका आंसर देना कितना इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। इसमें जो तीसरी आकृति है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक्स अक्ष को ग्राफ ने 0 के दाईं ओर 2 तरफ और बाईं ओर एक तरफ काटा है, यानी शून्यकों की कुल संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना दोस्तों। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि शून्य की बाईं ओर इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना दोस्तों। सवाल नंबर 5 में देखिए, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे होंगे कि शून्य के दाईं ओर 2 तरफ और शून्य के बाईं ओर 2 तरफ, यानी कुल 4 बार एक्स अक्ष को काटा गया है इस ग्राफ के द्वारा, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, जैसा कि आप उत्तर में नीचे देख पा रहे होंगे। आपको इस तरह से नोट्स मेंटेन करना है और अपनी कॉपी में बना लेना है। ग्राफ ना भी बनाना चाहें तो उत्तर आप लिख लें और उसका कारण सहित स्पष्टीकरण दे दें। सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे कि एक्स अक्ष को 3 बार काटा गया है ना दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काटता है, 3 बार काटता है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.1 होती है कंप्लीट, और जो कि है पूरी तरह से ऑप्शनल, और इस प्रश्नावली से केवल ऑप्शन के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की ओर। एक्सरसाइज 2.2 हमने निकाल ली है, आप भी निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा बहुपद के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 सवाल दिए हैं
और मैं आपको 6 के 6 सवालों का स्पष्टीकरण हल बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे सही तरीके से लगाना है ना दोस्तों। तो इनको आप गौर से देखिएगा, समझिएगा और बहुत अच्छे से पहचान लीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हल करके आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पेज के बीचों बीच डाल लेंगे प्रश्न क्रमांक पहले का पहला हल। फिर हम लिखेंगे माना दिया गया बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये px क्या है, तो आपको बता दें कि p को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं और x का मतलब कहलाता है जो चर, जिस चर के रूप में ये बहुपद है। यानी इस बहुपद में जो चर है वो क्या है, x है। यदि t होता तो हम p t लिखते, u होता तो p u लिखते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है आपको इसको हल कैसे करना है। तो इसकी जो घात है इस पे ध्यान देना है। इसकी बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यानी इसके जो आंसर निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको इसके गुणनखंड निकालने होंगे। गुणनखंड निकालना बड़ा आसान है। इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है पहले पद और तीसरे पद का आप मन में कर लीजिए गुणा। जब आप एक्स स्क्वायर का -8 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो संख्याएं आप अपने मन से लेने वाले हैं, आपको अपने मन से 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिसका गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 का गुणा करने के बराबर आए। यानी आप अपने मन से ऐसी संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो बीच वाली संख्या आए। जैसा कि आप दूसरे स्टेप में देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8। यानी कि -2 को हटाकर हमने 2 संख्या ले ली, -4x और प्लस का 2। जब माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। और माइनस के 4x और प्लस के 2x का जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब अभी तक हमारे बहुपद में 3 पद थे, अब बहुपद में हो गया 4 पद। जैसे ही 4 पद हो जाएं आपको 2 इन्हें अलग कर लेना। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 आप अलग कर लेंगे और 2x माइनस 8 को आप अलग कर लेंगे। अब इन दोनों के जोड़ों में से कॉमन लेंगे आप, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x से कॉमन लेंगे आप x, तो अंदर बचेगा x माइनस 4 प्लस। अब देखिएगा जो प्लस का 2x माइनस 8 है, इसमें से आपको जो कॉमन लेना है वो लेना है 2। अब इस चिन्ह का निर्धारण कैसे होगा, ये जो चिन्ह आप देखा करेंगे, जो आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह आप यहाँ लेंगे। यानी प्लस का 2 आप बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर वही संख्या बचेगी जो पहले बची है। यानी अंदर पहले क्या बचा है, x माइनस 4, तो यहाँ भी आपका क्या बचेगा, x माइनस 4। यानी आपका जो कॉमन आया वो क्या बचाया, x माइनस 4 आया और एक x और प्लस 2, x प्लस 2। ये जो 2 आए हैं इन्हीं को बोलते हैं गुणनखंड। तो आपने अभी तक बहुपद को गुणनखंडों में बदला। ठीक है दोस्तों। तो ये कहलाएंगे बहुपद के गुणनखंड। अतः आप लिख लेंगे, अतः बहुपद px का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों। अब ये ऐसा क्यों लिखना है कि बहुपद का मान 0 होगा, जब तक मान 0 नहीं होगा तब तक शून्यक नहीं निकालिएगा आप कैसे निकालिएगा शून्यक, जब तक उसका मान 0 नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, इसलिए जो आपका पहला गुणनखंड है उस गुणनखंड का नाम है x माइनस 4 बराबर 0। 0 लिया है ना, उसका मान 0 बराबर, जब 0 है तो माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा काय का, प्लस का 4। और x प्लस 2, तो x की वैल्यू उस तरफ जाएगी तो आ जाएगा माइनस का 2। ये जो 4 और माइनस के 2 हैं यही कहलाते हैं बहुपद के शून्यक। अब ये जो हमारे आंसर हैं वो सही हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करेंगे हम किससे, वो हेडिंग डाल लेना है आपको। मैंने यहाँ नहीं डाली है, अगले सवालों में डाली है। आप हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, बहुपद और शून्यकों के मध्य संबंध, यानी बहुपद के गुणांकों और शून्यक के मध्य संबंध। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि बहुपद कि जो शून्यक हैं उनके योग निकालना है, उसका एक बार आपको योग निकालना है और एक बार आपको उनका गुणनफल निकालना है। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यक हैं आपके 4 प्लस के और माइनस के 2, जब दोनों में से घटाएंगे तो आंसर बचेगा 2, बटे में क्या कर लेंगे 1। और इसकी पुष्टि कैसे होगी कि सही है, तो इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 2 के बटे में 1 कर देंगे, जो ये 2 है वो है माइनस एक्स का गुणांक। तो आप बहुपद को देखिए, बहुपद क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8।
यानी x का गुणांक क्या था, -2 था। तो देखो x के साथ जो माइनस लगा है वो लग जाएगा 2 के साथ, ये हो जाएगा x का गुणांक। अच्छा 2 के बटे में क्या है, 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ये कहलाती है इसकी पुष्टि, यानी हमारा आंसर सही है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, है ना दोस्तों। अब शून्य को गुणनफल कैसे निकालते हैं, शून्य का गुणनफल है, शून्य हैं आपके 4 -2, जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा -8, बटे में क्या कर देंगे आप 1, और इसका जो प्रमाणिकता का उत्तर है वो क्या है, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देखिएगा कि जो आपकी अचर राशि है बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो अचर राशि है वो क्या है, -8 है कि नहीं, और बटे में क्या है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है कि नहीं, यदि हाँ तो अब आप लिखेंगे अतः बहुपद और बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध का सत्यापन प्रमाणित होता है, और इस तरह से आपको लिख करके सवाल को क्लोज कर देना है। बाकी के सारे सवालों में भी आपको यही विधि बार बार दोहरानी है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरे का हल आप डाल लेंगे, माना दिया गया है जैसे हम पिछले सवाल में लिखा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो सवाल है इसमें पद जो चर है वो काय में है, एस में है, तो हमने डाल लिया 4s² -4s + 1, और आपको अब क्या करना है, इसमें अधिकतम घात है 2, यानी इसके आंसर निकलेंगे कितने, 2, और बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस अपनानी है, यानी पहले पद और अंतिम पद का क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे, गुणा करने पे आएगा 4s², है ना, और उन्हीं संख्याओं को जिनको आप लेने वाले हैं उनको जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, -4s आना चाहिए। तो अब ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, तो देखिए आप दूसरा स्टेप देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है 4s² -2s -2s + 1। अब -2s को आप जोड़िएगा तो माइनस का 4s हो जाएगा, और -2s का गुणा करिएगा तो हो जाएगा प्लस का 4s², जो हमारी दोनों शर्तों का पालन करते हैं। अब इसमें 4 पद हो गए हैं, अब दो पदों का आप क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। तो 4s² माइनस का 2s में से कॉमन लेना है, और -2s + 1 में से आपको कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पे 4s² - 2s से जब हम 2s कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2s माइनस का 1, और -2s + 1 से आप क्या कॉमन निकालेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो क्या निकालेंगे 1, और चिन्ह कहाँ से आएगा, आगे वाले पद से, यानी -2s का माइनस ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 2s - 1, यानी हमने आपको बताया जो पहले यहाँ बचा वही कॉमन यहाँ भी बचेगा। अब देखिएगा 2s - 1 2 बार हो गया है तो उसे लिख लेंगे एक बार, और आगे का 2s और बीच का -1 इसका बना करके ये 2 निकल आएंगे गुणनखंड, और बहुपद के गुणनखंड हमने निकाल लिए 2s - 1 2s - 1। अब आपको बस वही परिभाषा लिखनी है क्या, कि अतः बहुपद का मान 0 होगा। अब भाई जब बहुपद का मान 0 होगा तभी तो ना निकाल पाइएगा शून्यक, है ना, तो आप क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 2s - 1 आप लिखेंगे सबसे पहले, इसलिए कॉमा लगाएंगे, 2s - 1 = 0, तो 2s यहीं रहेगा, एक जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा 2s = 1, और s की वैल्यू निकालना है क्योंकि s क्या है, हमारा चर है ना, और चर के मान ही क्या निकालते हैं, कहलाते हैं शून्य कहलाते हैं। तो s बराबर हो जाएगा 1/2, और फिर से इसी प्रकार s का मान आ जाएगा 1/2, और हमारे 2 शून्यक निकल आएंगे 1/2 1/2। आप लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य कौन है, 1/2 1/2 है। अब आपको वही परिभाषा लिखनी है, हेडिंग डाल लीजिए है, शून्यकों और बहुपद के बीच, या शून्यकों या बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध। आप इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक बार आप शून्यकों को जोड़ते हैं और एक बार इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि जो हमने संबंध निकाला है उसके अनुसार ये सही है कि नहीं। तो शून्यकों का योग शून्य है हमारे 1/2 1/2, हम 1/2 1/2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और एलसीएम करना आपको आता है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो 2 एलसीएम आया है उसको लिख लिया। अब 1/2 का हर क्या है, 2 का एलसीएम में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और उस एक का उसी के अंश के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 2 का भाग 2 में देंगे तो जाएगा एक बार, और 1 का गुणा करेंगे अंश के साथ 1 के साथ तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही होगा, और 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2/2। अब इसको आपको काटना नहीं है, काटेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, अब आपको सूत्र लिख देना है, माइनस s का गुणांक। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि
चर x में होते तो आप x का गुणांक लिखते, t में होते तो t लिखते, y में होते तो y लिखते और z में होते तो z लिखते। यहाँ s में है तो आप लिखेंगे माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्य है आपके 1/2 गुणे 1/2, दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब आप देखिएगा इसके सूत्र क्या होते हैं, अचर राशि बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अब आप बताइएगा कि बहुपद का जो अचर राशि है वो 1 है कि नहीं, प्लस की है, और एस स्क्वायर का गुणांक 4 है कि नहीं, यानी हाँ, यदि है तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर, आपके सवाल बिल्कुल सही है। और आपको लिख देना है अंत में क्या, कि अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध का सत्यापन प्रमाणित होता है। और इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से इन सवालों को लगा पाएंगे, है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर। सवाल तो देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। जो हमारे पहले का तीसरे का हल है आप बिल्कुल लिखेंगे। माना दिया गया बहुपद है पी एक्स बराबर 6x² माइनस का 7x-3। अब देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाऊंगा क्योंकि मैं प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 ले लेंगे। 6x² माइनस 9x में से आप कॉमन ले लेंगे 3x, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। और 2x माइनस 3 से आप प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर फिर से बचेगा 2x माइनस 3। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अंदर जो बचता है वो एक समान संख्या ही बचती है, यानी 2x माइनस 3 यदि यहाँ बचा है तो आगे भी जाकर 2x माइनस 3 ये बचेगा। 2x माइनस 3 आप दोनों में समान है, एक बार निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 3x प्लस का 1। ये जो निकले हैं यही कहलाते हैं हमारे बहुपद के गुणनखंड। अब आप लिखिएगा बहुपद px का मान शून्य होगा। अब ये px क्या है आपको पहले बता चुका हूँ, p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, x का मतलब होता है चर। तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लेना है, जहां से x की वैल्यू निकाले हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2x यही रखना होगा, 3 आप उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार 3x प्लस 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस की 1/3। ये तो हो गए आपके शून्य। अगली स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, अब हमें शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच का क्या करना है, संबंध का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले आप शून्यकों का निकालते हैं योगफल। पहला शून्य है आपका 3/2, दूसरा शून्य है आपका माइनस का 1/3। 3 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। अब आप क्या करिएगा कि 2 का भाग दीजिएगा 6 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करिएगा तो आएगा 9। फिर लिखेंगे आप प्लस। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, माइनस, क्योंकि जो बीच में प्लस है और माइनस का 1 है, दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस का जब गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो 3 का भाग जब 6 में दीजिएगा तो आएगा 2, और 2 का गुणा 1 में कीजिएगा तो 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 9-2/6, यानी 7/6। अब आपको लिख देना है बराबर में। जब आपका पूरा हल हो जाए तो आपको लिखना है सूत्र। सूत्र क्या है आपका, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देखिएगा कि x का गुणांक माइनस का 7 है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बहुपद है वो है 6x² माइनस का 7x-3, जिसमें अचर राशि है माइनस के 3 और x का गुणांक है माइनस का 7। हाँ, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो बहुपद है उस बहुपद का क्या, x का गुणांक है माइनस का 7। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य के हमारे 3/2 और माइनस का 1/3, दोनों को गुणा करते हैं तो आता 3 एकम 3 बटे 3, 3 दूनी 6। तो माइनस का 3/6, तो -3 है हमारी एक अचर राशि और एक्स स्क्वायर गुणांक है 6। ठीक है दोस्तों, तो अतः आप अंत में लिख देंगे, अतः शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन प्रमाणित होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। हमारा सवाल नंबर 4 लिखा है 4u² प्लस 8u। तो हम लिखेंगे माना दिया हुआ बहुपद पी यू। अब देखिए हमने यहाँ पे पी यू माना है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही मानना है। पी यू बराबर 4u² प्लस 8u। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 पद नहीं है, इसमें पद कितने हैं, 2, यानी अचर राशि नहीं है। और जब हमारी अचर राशि ना हो तो आप सीधे कॉमन लेंगे, गुणा नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, 4u² प्लस 8u में से 4u कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा u प्लस 2। अब देखिए इसके दो गुणनखंड हो गए 4u और u प्लस 2। अब हम मान लेंगे कि पी यू का बहुपद का मान शून्य होगा। तो 4u बराबर 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 0। u प्लस 2 बराबर u की वैल्यू क्या निकल आएगी, -2। इतनी मैथमेटिक्स आप सभी जानते हैं। अतः बहुपद पी यू की शून्य क्या निकलेंगे, 2 - 0, है ना, 0 और -2। अतः हमारे बहुपद पी यू की शून्य हैं 0 - 2। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब आप हेडिंग डाल लेंगे शून्यकों और बहुपद के गुणांकों का सत्यापन। सबसे पहले हम शून्यकों को एक बार जोड़ते हैं, एक बार गुणा करते हैं। तो हमारे शून्यक हैं 0 -2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -2। अपॉन में लिख लेंगे 1 और आप सूत्र में लिखेंगे माइनस यू का गुणांक अपॉन यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यू का जो गुणांक है वो 2 आया और यू स्क्वायर गुणांक आया 1। अब लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा सर कि u का गुणांक तो है 8 और u स्क्वायर का गुणांक है 4। तो देखिए यहाँ पर भी आप अंतर समझिएगा कि आंसर क्या निकला है आपका, प्लस का 2 निकला है u का गुणांक और u स्क्वायर गुणांक निकला है 8। यदि दोनों में हम 4 4 का गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 बटे में 4 एकम 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे और समान संख्या को काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1 ही तो बचेगा ना। इसीलिए समझ ये मान के चलिए कि उसको काट दिया गया है, यानी आपका आंसर एकदम सही है ना। अब आप करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य है आपके 0 -2, दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए आंसर क्या होता है 0। अब 0 के अपॉन में क्या कर देंगे 1 कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं कि शून्य क्या है, एक भरमीय संख्या है। लिखेंगे सूत्र अचर राशि बटे यू स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा कि इस बहुपद में अचर राशि है क्या, जी नहीं, इस बहुपद में अचर राशि नहीं है। तो क्या है, अचर राशि गुणांक 0 है और यू स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है। अब 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे आप समझ पाते हैं कि आपका जो आंसर है, जो शून्यक है वो एकदम सही है। अंततः आप लिख देंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों का सत्यापन प्रमाणित होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 दिया गया है, ये भी बहुत सिंपल है और इसमें जो चर है वो है टी। मान लेंगे हम पी टी बराबर टी² -15। -15 को आप जानते हैं कि √15 लिखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टी² -15 है, इसको हमने एक सूत्र में बदलने की कोशिश की है। हमने क्या किया है कि टी को टी² लिखा है और सिंपल 15 को √15 का स्क्वायर लिखा है। आप जानते हैं कि दो रूट वाली संख्या का गुणा होता है तो एक सामान्य संख्या निकल कर बाहर आती है। तो हमने लिखा a² - b² का सूत्र। यहाँ पर a का काम कर रहा है t और b का काम कर रहा है √15। तो एक बार इसे जोड़ा जाएगा, एक बार घटाया जाएगा और बीच में संबंध होगा इनके गुणा का, यानी t + √15 और t - √15। और देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा निकला है ये गुणनखंड। इन गुणनखंडों के माध्यम से हम निकालेंगे t के मान। तो पहला t का मान निकलेगा √-15 और दूसरा निकलेगा √+15। ठीक है दोस्तों, बाकी भाषा बिल्कुल वैसी लिखनी है। बहुपद का मान 0 होगा तो t के दोनों मान निकल आएंगे। अब आप लिखेंगे ये हमारे कौन है बहुपद के शून्यक है, कौन कौन से, -15 और -√15 और +√15। दोनों को एक बार जोड़ देंगे, दोनों का एक बार गुणा करेंगे। तो -√15 और +√15 का जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकलेगा 0 अपॉन में क्या 1। तो लिखेंगे -t का गुणांक बटे t² गुणांक। अब आप देखिएगा कि इसमें t का गुणांक है ही नहीं तो क्या है 0 है और t² का गुणांक कितना है 1 है। तो आप क्या है t² -15 है तो इसका गुणांक कितना है 1 ही तो है ना। तो ये हो गई यहाँ से उत्तर की पुष्टि। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। √15 माइनस का और प्लस का √15 दोनों का गुणा होगा। तो हमने क्या बताया था, जब दो समान संख्याओं का गुणा जो रूट में है वो गुणा होता है तो सिंपल संख्या बाहर निकल कर आती है, यानी -15 आ गया और -15 अपॉन 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सूत्र लिखेंगे अचर राशि बटे t² का गुणांक। जब हम ऐसा लिखेंगे तो आप बताइएगा कि अचर राशि हमारी -15 है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। और t² का गुणांक 1 है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। यदि है तो हमने क्या देखा कि शून्यक और बहुपद के गुणांकों का सत्यापन हमने कर दिया है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम फिर से लिखेंगे, माना दिया गया बहुपद 3x² माइनस का x माइनस 4। आपको क्या करना है 3x² माइनस 4 का गुणा करना है, आंसर आएगा -12x²। और आपको ऐसी दो संख्या अपने मन से लेनी है जिनका गुणा करने पर -12x² आता हो और जोड़ने घटाने पे 1x माइनस का 1x बचे। तो हमने ऐसी दो संख्या ले ली, 3x² ज्यों का त्यों रखा, -4 ज्यों का त्यों रखा और माइनस के x को हटा करके दो संख्याएं ली, क्या 3x प्लस का और माइनस का 4। अब ये जो आप याद रखिएगा जो बीच का चिन्ह है वो क्या है माइनस में मांग रहा है। तो हमेशा जो दो संख्याएं आप लें उसमें से जो बड़ी संख्या हो उसका वही चिन्ह लें जो मांग रहा हो। यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 4 हमने लिया तो माइनस के 4 लेने का मतलब ही ये था, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया इस x का माइनस लिया, इसलिए ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का 4x में से जब 3x जाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 4 है ना। अब हम माइनस के
3x² प्लस के 3x माइनस का 4x माइनस 4 से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों से ऊपर कॉमन लेने से 3x बचेगा, अंदर क्या बचेगा x+1 माइनस के 4x माइनस 4 से 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x+1। अब x+1 दोनों से कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 4। ये तो निकल आए हमारे गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या है, बहुपद का मान शून्य होगा, वैसे ही मान लेंगे x+1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू निकल आएगी 4/3, है ना दोस्तों। ये मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना आती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दो शून्य आ गए हैं, आपको क्या करना है, दोनों शून्य को क्या निकालना है, इनके संबंधों का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे, दूसरी स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, अतः बहुपद px के शून्य जो हैं वो -1 और 1/3 है, सॉरी माइनस के 1 और 4/3 है। आप यहाँ पर 1 की जगह पर 4 बना लीजिएगा, है ना। सबसे पहले आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल -1 बटे में लिख लेंगे 1 प्लस का 4/3, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1/3। तो आप देखिएगा कि -x का गुणांक माइनस का 1 है कि नहीं और एक्स का गुणांक 3 है कि नहीं। तो देखिएगा x का गुणांक माइनस का 1 है और एक्स का गुणांक 3 है, यानी हमारा जो शून्यक हैं वो एकदम सही है। एक बार और पुष्टि कर लेते हैं, शून्य को गुणनफल निकाल करके। शून्य को जब गुणनफल निकालेंगे तो आएगा माइनस का 1 इंटू 1 यहाँ 4/3 है, 4 1 जा 4 मल्टी करेंगे, आपको यहाँ 1/3 नहीं 4/3 लिखना है। 4 का जब 1 में मल्टी करेंगे तो आएगा माइनस का 4/3 जो कि होगी अचर राशि बटे x² का गुणांक। तो देखिए अचर राशि माइनस की 4 है, हाँ बिल्कुल है, और x का गुणांक 3 है, हाँ बिल्कुल है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसी तरह से इसके सारे सवाल करने हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। अब क्या करना है, आपको अंततः फाइनलाइज करना है, आंसर लिखना है, अतः शून्यकों व बहुपद के गुणांकों का सत्यापन प्रमाणित होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 के ये पहले से लेके 6 सवाल तक हमने एक एक सवाल करके लगा के दिखाया। एक दो जगह जो मिस्टेक थी मैंने बोला हुआ है उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल की ओर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर किताब निकाल ली है, आप भी अपनी बुक ले लीजिए। यहाँ पर किताब कह रही है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तक देखिए द्विघात बहुपद पहले से था, है ना, जिसके हमें क्या निकालने थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले से दिया है, यानी ये सवाल पहला नंबर देखें यदि हम, तो उसमें क्या लिखा है 1/4 -1। ये जो 1/4 है ये है शून्यकों का योगफल और जो -1 है ये है शून्यकों का गुणनफल। तो हमें इसी की मदद से बहुपद का सामान्य रूप निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप डाल लेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहले का हल। मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है, कैसे लगाना है, आपको मान लेना है कि मान लीजिए ये देखिए जो मैं सवाल आपको बता रहा हूँ ये सवाल लगाने का पहला तरीका है, ठीक है दोस्तों। ये सवाल लगाने का पहला तरीका है, इसको दो तरह से लगा सकते हैं आपको लगाना है। तो मान लीजिए कि अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है जिसके शून्य हमने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल हमें पहले से दिया है, कितना है 1/4। सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a, यानी आप तुलना करेंगे जब 1/4 की माइनस b/a से, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 1 और a का मान हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। अब अगला सूत्र है आपका शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या है, c/a। अब a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना आ रहा है, 4। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि माइनस का b/a और c/a दोनों में कॉमन क्या है, a, यानी दोनों ही जगह से a का मान समान निकलना चाहिए। तो b/a जो लिखा हुआ है माइनस का b/a, उसमें a का मान कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है, और c/a से a का मान निकल रहा है 1, यानी 1 को 4 बनाना है आपको। तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का। अब नीचे गुणा करोगे तो आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी c/a क्या निकला, माइनस का 4/4। यानी ये तय हुआ कि a का मान 4 है, b का मान माइनस का 1 है और c का मान माइनस का 4 है। अब इसको आप द्विघात बहुपद में रख देंगे, यानी ax² प्लस का bx प्लस का c में रख देंगे। तो a की वैल्यू है 4 तो 4x² प्लस b की वैल्यू है माइनस की 1 तो माइनस का 1 और x, c की वैल्यू है माइनस की 4 तो 4। अब 4x² माइनस का 1 का x में गुणा करेंगे तो माइनस x, और माइनस का 4 का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस का 4, और ये निकल आएगा हमारा द्विघात बहुपद। और हम लिखेंगे अतः हमारा अभीष्ट बहुपद px बराबर है x² माइनस x माइनस 4।
यह तो हुआ आपका पहला तरीका सवाल को लगाने का। अब एक और तरीका जो हो सकता है इससे सरल लगे आपको, वो मैं भी अपने बच्चों से लगवाता हूँ, जो आपके साथ शेयर करूंगा। इसका जो दूसरा तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसका दूसरा मेथड भी हमने लिख दिया है। हमने लिखा है शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है, शून्य को गुणनफल माइनस का 1 दिया है। तो आपको कॉन्सेप्ट में हमने समझाया था कि द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप कैसा होता है। आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट में बंद इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब ये 0 क्यों लिखा? 0 इसलिए लिखा क्योंकि बेटा जो बटे वाली संख्या होती है वो जब त्रिय गुणा से जाएगी तभी ना हटेगी। तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस शून्य को का योगफल कितना है 1/4 है, गुणे में एक्स है, प्लस शून्य गुणनफल कितना है माइनस का 1 है। अब एक्स स्क्वायर के बटे में 1 कर लीजिए 1/4, और माइनस के 1 के बटे में 1 कर लीजिए, सबका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 4। तो ये हो जाएगा 4x², 4 से 4 कट जाएगा x आएगा, और 1 से 4 कर देंगे 4 में भाग, 4 एकम 4 आ जाएगा बराबर 0। अब 4 का 0 के साथ गुणा होगा तब ये हो जाएगा 0, और आपका बचेगा बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और यही कहलाएगा आपका अभीष्ट बहुपद। अतः लिख लीजिएगा कि हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x² माइनस का x माइनस का 4 है। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रश्नावली 2.2 के दूसरे का पहला सवाल आपको करके दिखाया। अब इसके सारे सवाल बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं। फिर भी यदि आपको किसी सवाल में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम उसका भी हल करके वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम प्रश्नावली 2.3 और 2.4 के बारे में एक्सप्लेनेशन लेकर नया वीडियो अपलोड जल्द ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद।